नमस्कार। पिछले 2 हफ्ते से हमारा देश सोशल मीडिया पर यूक्रेन स्टूडेंट क्राइसिस और हमारे जो रेस्क्यू ऑपरेशन हमने लॉन्च किया है उसके बारे में ही डिस्कशन कर रहा है और ओपिनियंस जो हैं वो बहुत ही शार्पली डिवाइडेड है। तो इस वीडियो में मैं जो मेन आर्ग्यूमेंट पॉइंट्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो आइए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पुतिन या फिर उसके कुछ गिने चुने एडवाइजर्स को अगर आप छोड़ दें तो दुनिया में किसी को भी ये कंफर्म पता नहीं था कि रशिया यूक्रेन को इन्वेड करेगा या नहीं करेगा। सिर्फ अटकलें लग रही थी, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो ऐसी अनसर्टिनिटी वाली सिचुएशन में भारत को क्या करना चाहिए था? एडवाइजरीज जारी करनी चाहिए थी, फ्लाइट्स की सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए थी, अपने सिटीजन्स जो वहाँ के हैं उनको रीच आउट करके समझाना चाहिए था कि सिचुएशन खतरनाक हो सकती है, आप यहाँ से निकलो। भारत ने ये सब किया। रशिया ने यूक्रेन इन्वेजन 24 फरवरी को किया। उससे करीब 3 हफ्ते पहले इंडियन एम्बेसी ने यूक्रेन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और बाकी जितने इंडियन नेशनल्स हैं उनको कांटेक्ट करके ऑलरेडी एक डेटाबेस बनाने की शुरुआत कर दी थी कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन में इवैक्यूएशन प्लान करना पड़े तो हमारे पास लोगों की लिस्ट। इन्वेजन के 9 दिन पहले यानी 15 फरवरी को इंडियन एम्बेसी ने पहली एडवाइजरी जारी की। कहा कि लड़ाई के हालात बन रहे हैं, अगर ज़रूरी ना हो तो यूक्रेन छोड़कर चले जाए। उसके 2 दिन बाद भारत सरकार ने यूक्रेन की तरफ जाने वाली उनकी फ्लाइट्स की मैक्सिमम कैप लिमिट को हटा दिया। उसके 1 दिन बाद 18 फरवरी को एयर इंडिया ने यूक्रेन के लिए 3 स्पेशल फ्लाइट्स की अनाउंसमेंट की। वो अलग बात है कि इसको बाद में रीशेड्यूल करना पड़ा क्योंकि किसी ने टिकट से नहीं खरीदे। 20 फरवरी को इंडियन एम्बेसी ने दूसरी एडवाइजरी जारी की। 22 फरवरी को 2 और एडवाइजरी जारी हुई कि यूक्रेन छोड़कर चले जाएं। और फाइनली जब रशिया ने 24 फरवरी को यूक्रेन को इन्वेड किया तो उस दिन इंडियन एम्बेसी ने 5वीं एडवाइजरी जारी की। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अलावा और क्या किया जा सकता था। आप किसी को ज़बरदस्ती तो फ्लाइट में बैठाकर वापस नहीं ला सकते इंडिया की, चलो लड़ाई करने वाली है अब आपको चलना ही पड़ेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स की गलती है, क्यों नहीं आए, एडवाइजरी दी गई थी क्यों नहीं आए वापस। क्योंकि अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिन यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ रहे थे वहाँ से उनको एश्योरेंस दिया जा रहा था कि कोई लड़ाई नहीं लग रही है, सब शांति है। अगर आप गए तो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी, क्लासेस तो ऑफलाइन चलेगी। सो अगर वो छोड़ के आ जाते तो उनकी एजुकेशन का लॉस होता और दुनिया भर की चीज़ें होती। सो मैं यहाँ पे फॉल्ट फाइंडिंग की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स नहीं आ पाए, ठीक है, उनकी अपनी मजबूरी थी। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो एफर्ट्स लड़ाई होने से पहले इंडिया ने अपनी तरफ से लगाए लोगों को समझाने के लिए, आप उसको जो है अंडरमाइन करने की कोशिश करें। एक बार जब वॉर स्टार्ट हो जाती है तो आपके रेस्क्यू ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं। जैसे ही रशिया ने यूक्रेन का इन्वेजन किया, यूक्रेन ने अपना एयर स्पेस क्लोज कर दिया। एयर स्पेस क्लोज होने का मतलब है कि अब कोई भी फ्लाइट यूक्रेन के ऊपर फ्लाई नहीं कर सकती है, यूक्रेन में लैंड नहीं कर सकती। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो आपका एयरक्राफ्ट जो है वो अनऑथराइज है और वो एक पोटेंशियल टारगेट है रशियन आर्म फोर्सेस का भी और यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस का भी। लेकिन फिर भी हमें से कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी आर्म फोर्सेस या हमारा एयर इंडिया जो है वो यूक्रेन में जाकर अंदर उतरे और हमारे स्टूडेंट्स को बैठाए और लेकर जाए। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारी जो जनरेशन है इन्होंने वॉर को कभी देखा नहीं है, इन्होंने कभी करीब से महसूस नहीं किया है क्या होता है। लेकिन हम लोगों ने हाँ हॉलीवुड मूवी ज़रूर देखी है जहाँ पे बड़ा ही ग्लैमरस तरीके से दिखाया जाता है कि हेलीकॉप्टर आ रहा है, उसमें से कमांडोज उतर रहे हैं और लोगों को रेस्क्यू कर करके ले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा रियल लाइफ वॉर सिचुएशंस में नहीं होता है, स्पेशली तब जब आपकी रेस्क्यू होने वाली पॉपुलेशन जो है वो इक्का दुक्का नहीं जबकि हज़ारों में है। आपकी कंट्री के 4-5 लोग कहीं पे फंसे हुए हैं तब तो समझ में भी आता है कि आपने एक सीक्रेट मिशन प्लान किया, आप गए चुपके से उनको रेस्क्यू करके लेके आ गए यहाँ। लेकिन यहाँ पर तो जो लोग फंसे हुए हैं उनकी संख्या हज़ारों में है। सो ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन सिर्फ यही बचता है कि इंडियन एयरफोर्स या एयर इंडिया यूक्रेन के अंदर नहीं आ सकती, वो यूक्रेन के बॉर्डर्स पर ही उतर सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी तरीके से बॉर्डर पर पहुंचना पड़ेगा और यहाँ पर रोल आता है इंडियन एम्बेसी का। इस पूरे सिनेरियो में इंडियन एम्बेसी सबका फेवरेट पंचिंग बैग है कि एम्बेसी ने ये नहीं किया, एम्बेसी ने वो नहीं किया, हमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिया, हमें बॉर्डर तक नहीं छोड़वाया, हमारे रहने का इंतजाम नहीं किया। सो मेरा यहाँ पे सवाल है कि एक एम्बेसी क्या कर सकती है और कितना कर सकती है। आप में से काफ़ी सारे लोग वीज़ा रिलेटेड इश्यूज़ के लिए कभी ना कभी किसी ना किसी फॉरेन कंट्री के एम्बेसीज में ज़रूर गए होंगे और आपने देखा होगा वहाँ पे कि उनके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। मैक्सिमम चीज़ों के लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन द कंट्री इन विच दे आर लोकेटेड। जहाँ पे जैसे इंडिया में जितनी एम्बेसीज हैं वो अपने मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ के लिए इंडिया पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो सिमिलरली जो इंडियन एम्बेसी है यूक्रेन में, उनके पास कोई अपनी बसेस तो है नहीं, उनके पास ना कोई अपनी ट्रेन्स हैं, ना अपनी कोई एरोप्लेन्स हैं कि वो स्टूडेंट्स को उठाएंगे और बॉर्डर्स तक ड्रॉप कर देंगे। सो इंडियन एम्बेसी जो यूक्रेन में है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिकल इश्यूज़ के लिए यूक्रेन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और यूक्रेन तो क्राइसिस झेल रहा है, जब किसी कंट्री के ऊपर हमला होता है तो उसका तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक जो भी स्ट्रक्चर होता है वो रुक जाता है।
अब यूक्रेन में ना बसेस चल रही हैं, मैक्सिमम ट्रेनें बंद पड़ी हैं, लोगों में अफरा तफरी मची हुई है, हर कोई जान बचा के भागना चाहता है। अब यूक्रेन में कोई अकेले इंडियन एम्बेसी तो है नहीं, और भी कंट्रीज़ की एम्बेसीज हैं, हर कोई अप्रोच कर रहा है कि हमें हेल्प चाहिए, हमें बाहर तक छोड़िए। तो ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में कोई इंडियन एम्बेसी को प्रेफरेंशियली बसेस पहुंचाएगा अलग से, या उनके लिए कोई ट्रेन का अरेंजमेंट करेगा, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो रिसोर्सेज के एब्सेंस में एम्बेसी जो है वो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन का काम कर सकती है कि कौन सी जगह रहने के लिए सेफ है, कौन सी सिटी रहने के लिए खतरनाक है, कहाँ पर आप कुछ दिन रुकें, कहाँ से इमीडिएटली निकलें, कहाँ पर ट्रेन चल रही हो सकती है, किस बॉर्डर पर अगर आप पहुंचेंगे तो आपको इंडियन ऑफिशियल्स वहाँ पे मिलेंगे। तो ये सब कोऑर्डिनेशन का काम ऐसी सिचुएशन में एम्बेसी के ऊपर आता है, जो उन्होंने करने की कोशिश की है। ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट इवैक्यूएशन। ये एक स्टूडेंट हैं जिनको यूक्रेन से रेस्क्यू करके वापस इंडिया लाया गया, और आने के बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। इसमें इन्होंने कहा कि हमारी कोई खास मदद नहीं की इंडिया ने, बस हवाई जहाज में बैठा के हमें वापस ले आए हैं। तो इसको ट्रांसपोर्टेशन कहा जाना चाहिए, इवैक्यूएशन नहीं कहा जाना चाहिए। और इनकी स्टेटमेंट को काफ़ी वाइडली सर्कुलेट किया गया था पॉलिटिकल सर्कल्स में। सो क्या वाकई इंडिया ने सिर्फ हवाई जहाज में बैठाकर वापस लाए हैं और इसके अलावा कुछ नहीं किया? इंडिया ने थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स अप्रोच किया रशिया को भी और यूक्रेन को भी हमारे स्टूडेंट्स को सेफ पैसेज प्रोवाइड करने के लिए। कोई तो कारण होगा कि रशियन अथॉरिटीज़ भी हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रही है और यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ भी हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रही है इन स्टूडेंट्स के इवैक्यूएशन के लिए। यूक्रेन से भागकर ऑलमोस्ट हर कंट्री के लोग बॉर्डरिंग कंट्रीज़ पर पहुंच रहे हैं। अब बॉर्डरिंग कंट्रीज़ जो हैं पोलैंड, रोमानिया, कुछ कंट्रीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, कुछ को नहीं देते हैं। अब प्रेफरेंस उन्हीं को मिलती है जिनका डिप्लोमेटिक गेम स्ट्रांग होता है। तभी तो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो भी इंडिया का झंडा दिखाकर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर भी हमारे जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनके थ्रू हमने रोमानिया, पोलैंड और इस तरह की कंट्रीज़ को कांटेक्ट किया हमारे स्टूडेंट्स को शेल्टर देने के लिए और उनके वहाँ से सेफली इंडिया ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये कहना कि ये इवैक्यूएशन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन है, कि कुछ लोग यहाँ से हवाई जहाज में बैठकर गए और वहाँ से स्टूडेंट्स को बैठा के वापस ले आए, ये सही नहीं है। इंडिया ने बहुत डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगाए हैं इसमें, स्टूडेंट्स को यूक्रेन से निकाल कर बॉर्डरिंग कंट्रीज तक पहुँचाने में भी, वहाँ पर उनके टेम्पररी रिहैब में भी, और वहाँ से उनको सेफली इंडिया वापस लाने में भी। तो क्या इंडिया का रिस्पॉन्स एकदम परफेक्ट था? नहीं, हो ही नहीं सकता। देखिए, कुछ क्राइसिस सिचुएशन ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें पता होता है कि ये होनी है। जैसे हमें पता है कि हर साल विंटर्स में दिल्ली में एयर पॉल्यूशन होना ही होना है। हमें पता है कि ऑलमोस्ट हर साल उड़ीसा में साइक्लोन आना ही आना है। हमें पता है कि हर साल बिहार, बंगाल में बाढ़ आनी है। सो ऐसी सिचुएशंस जिनके बारे में हमें पता है और अगर हम तब भी उसे ढंग से हैंडल नहीं कर पाते, तब हमारे ऊपर उंगली उठना बिल्कुल जस्टिफाइड होता है। लेकिन वॉर एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है, वो भी 21st सेंचुरी में, वो भी यूरोप में। किसी ने सोचा नहीं था कि ये हो सकता है, किसी को पता नहीं था कि ये होगा, कि आप पहले से ही अपना इवैक्यूएशन प्लान रेडी रखें। सो कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेडली होती है तो उसके अगेंस्ट आपका रिस्पॉन्स परफेक्ट हो ही नहीं सकता। ज़रूर कमियां रही होंगी, लेकिन अगर एफर्ट सिंसियर हैं तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। आइडियली तो क्राइसिस सिचुएशन में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने डिफरेंसेस साइड पर रखकर एक साथ उसका सामना करना चाहिए, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। इंडिया में हर चीज़ का पॉलिटिसाइजेशन होता है। जैसी कोई क्राइसिस सिचुएशन देश के सामने आकर खड़ी होती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की फंक्शनिंग पर अटैक करने की। एग्जाम्पल पुलवामा अटैक, सेकेंड कोविड वेव, या फिर ये यूक्रेन क्राइसिस। और बाद में जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल कर लेती है तो वो उस पॉलिटिकल अटैक्स के जवाब देती है थ्रू पीआर। एग्जाम्पल सर्जिकल स्ट्राइक, एग्जाम्पल वैक्सीनेशन ड्राइव, एग्जाम्पल ये जो एयर इवैक्यूएशन हो रहा है। आइडियली तो ना पॉलिटिसाइजेशन होना चाहिए, ना पीआर होना चाहिए। क्राइसिस सिचुएशन में सबको अपने डिफरेंसेस साइड पे रखकर एज अ कंट्री साथ में खड़ा होना चाहिए। बट अगेन इट्स अ विशफुल थिंकिंग, ये यहाँ पर कभी होने वाला नहीं है। जब तक डेमोक्रेसी है, ये पॉलिटिसाइजेशन और पीआर वाला गेम चलने वाला है। एक रिक्वेस्ट में यहाँ आप सभी से करना चाहूँगा कि इक्का दुक्का स्टूडेंट्स की वीडियोस को देखकर एक जनरलाइज्ड ओपिनियन कभी ना बनाएं, बिकॉज नैरेटिव बनाना बहुत आसान काम है। हज़ारों की संख्या में बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। अगर आपको प्रो गवर्नमेंट नैरेटिव चलाना है तो इसमें से एक दो बच्चे से पकड़ लो जो कि खुश हैं इस रेस्क्यू से और गवर्नमेंट सपोर्टर हैं, उनका वीडियो बनाओ, वायरल कर दो। ऐसा परसेप्शन क्रिएट होगा कि बहुत अच्छा रेस्क्यू हुआ है। और वहीं पर इसका अपोजिट भी होता है कि दो तीन बच्चे ऐसे पकड़ लो जो बिल्कुल खुश नहीं है, नाराज़ हैं इस गवर्नमेंट से, इस प्राइम मिनिस्टर से, उनका वीडियो बनाओ और उसको जो है वायरल कर दो। ऐसा परसेप्शन क्रिएट होगा कि बहुत ही बकवास रेस्क्यू ऑपरेशन था ये। एग्जाम्पल देखिए, ये एक स्टूडेंट है विशाखा, इनकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इस पूरे रेस्क्यू ऑप्स को और राहुल गांधी ने भी इनकी वीडियो को शेयर किया था। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि ये तो एक कांग्रेस पॉलिटिशियन की ही बेटी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विशाखा की जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। बट जब ये वीडियो इस तरीके से सर्कुलेट की जाती है तो साथ साथ में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को केटर करने के लिए उनकी फैमिली टाइज को भी साथ में डिस्क्लोज किया जाना चाहिए, ताकि लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन हो जजमेंट बनाने से पहले। तो आइडियली तो यहाँ पर मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इक्का दुक्का वीडियोज़ दिखाकर सब्जेक्ट
सब्जेक्टिव ओपिनियन बनाने की कोशिश ना करें। अगर आप वाकई जज करना चाहते हैं कि ये रेस्क्यू ऑप्स कितने जेन्युइन थे या कितने इफेक्टिव थे, तो आपको हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स बचा के लाए गए हैं। आपको जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो उन सबका इंटरव्यू लेना चाहिए, फिजिकली नहीं तो थ्रू लेटर्स ले लीजिए, क्वेश्चनेयर्स भेज के देख लीजिए, पोल करा लीजिए। मैक्सिमम लोगों का ओपिनियन जब सामने आएगा तब आपको पता चलेगी उसकी इफेक्टिवनेस। घर पर बैठकर वॉर सिचुएशन पे कमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन उस सिचुएशन को फिजिकली जी कर आना बहुत मुश्किल है। तो इस पूरी कहानी को एक बार स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाना चाहिए। पढ़ने गए थे लेकिन अचानक सर पे मौत का खतरा आ गया। पता नहीं कब कहाँ से कौन सी मिसाइल गिरेगी और पता नहीं दोबारा इंडिया पहुँच पाएंगे या नहीं, पता नहीं दोबारा अपने पेरेंट्स से सिबलिंग से मिल पाएंगे या नहीं, खाने का पता नहीं, बंकर्स में पड़े हुए हैं, पता नहीं कब यहाँ से निकल के बॉर्डर्स तक पहुँचेंगे। और ये सब के सब जो है वो अर्ली 20s में है। सो ऐसे केस में स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई मैच्योरली हैंडल करता है, किसी को गुस्सा भी आ जाता है। सो हमें ये सारी चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो थैंकफुल हैं। वो यहाँ आने के बाद उनका रिस्पॉन्स बहुत ही पॉजिटिव है। इक्का दुक्का स्टूडेंट ज़रूर ऐसे हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्पीचेस दे रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं, बट उनकी इन स्पीचेस और कमेंट्स को जनरलाइज करके सारे स्टूडेंट्स के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। कुछ इक्का दुक्का स्टूडेंट्स हैं जो कि अनग्रेटफुल हैं, जिनका ये कहना है कि रेस्क्यू जो है वो तो ड्यूटी है इंडिया की, किसी ने हमारे ऊपर कोई फेवर नहीं किया है। तो इनसे मैं कहना चाहूँगा कि ग्रेटफुल होना एक पर्सनैलिटी ट्रेट होता है। एक वेटर हमें खाना सर्व करता है, या एक टीचर हमें पढ़ाता है, या एक डिलीवरी बॉय हमारा खाना हमें डिलीवर करता है, ये सब के सब सिर्फ अपना काम ही कर रहे हैं। इनमें से कोई भी आपके ऊपर फेवर नहीं कर रहा है। फिर भी हम इन्हें थैंक यू बोलते हैं, बिकॉज दिस रिफ्लेक्ट्स ऑन आर पर्सनैलिटी, दिस इज हाउ वी आर। सो अगर आपको कोई रेस्क्यू करके ला रहा है, इफ दे आर डूइंग देयर जॉब, ठीक है, वो अपना काम ही कर रहे हैं, बट यू कैन स्टिल बी ग्रेटफुल। आपको ये गवर्नमेंट नहीं पसंद है, आपको ये प्राइम मिनिस्टर नहीं पसंद है, दैट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। आपको मैं कभी नहीं कहूँगा कि जाकर इनको थैंक यू बोलें, बट योर रेस्क्यू इज नॉट जस्ट अबाउट दिस गवर्नमेंट। और इसमें इन्वॉल्व रहे हैं इंडियन एयरफोर्स, एयर इंडिया के पायलट्स, क्रूज, ब्यूरोक्रेट्स, जो ग्राउंड स्टाफ है, और इनफैक्ट टैक्स पेयर्स जिनका पैसा लगाया आपको इस रेस्क्यू में। और जब आप अपना अनग्रेटफुल बिहेवियर दिखाते हो तो आप इन सब लोगों को इंसल्ट करते हो, विच इज़ नॉट राइट। तो समरी ये है कि बच्चे फंसे हुए थे, एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस सिचुएशन थी, निकालना आसान नहीं था, लेकिन निकाल लिया गया है। मैक्सिमम को, बचे हुए को भी रेस्क्यू किया जा रहा है, और इसमें सबका एफर्ट लगा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारे डिप्लोमेट्स हों, इंडियन एयरफोर्स हो, एयर इंडिया की टीम हो, या ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे ग्राउंड स्टाफ हों, चाहे हमारे लाइसेंस हों फॉरेन एम्बेसीज के थ्रू। तो इट्स एन अचीवमेंट। और अगर आप इसके लिए थैंक यू नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, बट कम से कम अपनी अनग्रेटफुलनेस का ऐसे तमाशा तो ना क्रिएट करें। थैंक यू।